जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे, इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। कश्मीर हड़प कर गया इंडिया बैठ के हमारी आंखों के सामने, तब तो कोई मुस्लिम 50 सरबराह नहीं बोले। ये इनके एक डोमेस्टिक मसले के लिए 50 मुसलमान सरबराह कहाँ से आएंगे? मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरिब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब ये बताइए कि ये 50 मुस्लिम ममालिक के जो सरबराह हैं कहाँ से आएंगे? ये जब अमेरिका इराक में घुसा 3.5 लाख बंदा मार दिया तब तो नहीं बोले। ये अफ़गानिस्तान में आके 4 लाख बंदा मार दिया उन्होंने, तब तो कोई नहीं बोले। साबरा शतीला के कैंपों पर बमबारी हो के 35,000 लोग 4 घंटे में मार दिए, तब तो मुस्लिम सरबराह नहीं बोले। कश्मीर हड़प कर गया इंडिया बैठ के हमारी आंखों के सामने, तब तो कोई मुस्लिम 50 सरबराह नहीं बोले। ये इनके एक डोमेस्टिक मसले के लिए 50 मुसलमान सरबराह कहाँ से आएंगे? क्यों जाएंगे इनके साथ? हमें लॉलीपॉप दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है सुलह करा दें हमारी आप ईरान के साथ, सालिस बन गए। फिर कहा कि जनाब सऊदी अरब की और ईरान की सुलह करा दें, सालिस बन गए। घास डाली नहीं किसी ने। ये कौम को बेवकूफ़ बनाने का जो ठेका लिया हुआ है, मुझे इसके जवाब चाहिए कि हजरत साहब ये आप करेंगे कैसे? जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। अब क्या मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरिब को जानता हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा। आज़ादी के राय पे नाम पे वहाँ उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं।
जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। तीसरी चीज़, अब हमने इसके ऊपर जब ये हुआ तो मैं पहले ज़रा आपको थोड़ी तफसीर पीछे बता दूँ। ये हम 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट TLP से मुज़ाकरात कर रही थी। हम उनको यही चीज़ें समझा रहे थे कि इससे नुकसान हमें होने लगा है, उनको नुकसान नहीं होगा, हमारी अवाम को नुकसान होगा। मुज़ाकरात चलते जा रहे थे, उन्होंने कहा जी असेंबली में रखो, और असेंबली जो फैसला करती है। हमने फैसला किया ठीक है, हम असेंबली में ये रखते हैं। लेकिन हम फिर देखना शुरू किया कि इनकी मोबिलाइजेशन नीचे हो रही है, इनकी तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद आने के लिए। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इस्लामाबाद आने की तैयारी है। फिर अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने ये फैसला किया हुआ था कि हम असेंबली में रखेंगे इस इशू को। तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी। उसके बाद फिर ये अरेस्ट हुए। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क में। ज़रा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुँचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज़ हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूँ कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी। बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ने जब इनसे मुआहदा किया तो आपको पता होगा कि ये TLP जो है, इस तरह की और भी तंजीमें हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, इंतहा पसंदी की बुनियाद पे जो है वो कई दफ़ा मुल्क को यरगमाली बनाया गया है। ये पिछली दफ़ा भी यरगमाली मुल्क बन गया था, एक हॉस्टेज हो गया था। उसको सिचुएशन को डिज़ोल्व करने के लिए इनसे मुआहदा करना पड़ा और इसमें गवर्नमेंट का ख्याल था कि जो बाकी 2 महीने मिलेंगे उसमें ये इनको सॉफन कर लेंगे, लेकिन सॉफन ये नहीं हुए और अल्टीमेटली उनको जो है इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। और आज पूरी कौम सिवाय 2 पार्टियों के, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, ये इंतहा पसंद तंजीमें हैं। आपको पता होगा कि इन्हीं 2 जमातों के अरकान जो है वो तालिबान उन्होंने ज्वाइन किया है और मुसल्लह जदोजहद शुरू किया है। इन 2 के अलावा जो है बाकी पूरे मुल्क में किसी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज नहीं किया और इन पे